हेलो गाइस, कैसे हैं आप। सो माय नेम इज विवेक धर्मशी और आज हम एक वीडियो बना रहे हैं और ये जो वीडियो है ये आपका LODR, यस LODR 2015 पर है। मैं आपको ये पहले बता दूं कि ये एक रिवीजन वीडियो है। यस, ये हमारा फुल फ्लेज्ड चैप्टर पर वीडियो नहीं है। हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर पर पहले ही 4 वीडियोस बना लिए हैं। There were 4 videos on the chapter that was already made और वहां पर हमने रेगुलेशन 1 से लेकर 48 पूरा रिवाइज कर लिया है। 4 videos have already been made. There are 2 videos on revision that we are making, जिसमें से एक वीडियो हमने अपलोड कर लिया है, आप उसको देख सकते हैं। वो रिवीजन करने के मैंने 2 वीडियोस इसलिए बनाया बिकॉज मैं उसको 2 पर्सपेक्टिव से बना रहा हूं। तो ये पूरे रेगुलेशंस को हम एक वीडियो में प्रायर एंड पोस्ट इस तरह से क्लासिफाई करके रिवाइज कर रहे हैं। और ये जो वीडियो आप अब देख रहे हैं, अभी जो वीडियो ये चल रहा है, ये वीडियो में मैं यही पूरे 48 रेगुलेशंस को जो है अलग तरीके से क्लासिफाई करूंगा। जैसे वन टाइम कंप्लायंस हो गया, क्वार्टरली कंप्लायंस हो गया, हाफ ईयरली कंप्लायंस हो गया, एनुअल कंप्लायंस हो गया और इवेंट बेस्ड कंप्लायंस हो गया। और इसके बाद एक आखिरी वीडियो आएगा जो कि होगा पूरे के पूरे अमेंडमेंट्स पर। श्योर अबाउट दिस। तो ऐसे टोटल हम लोग 7 वीडियोस का सीरीज है ये, और हर एक वीडियो जो है वो आपके YouTube पर अपलोड है। तो अगर आपको इस चैप्टर को समझना है तो ये 4 वीडियोस पर फोकस कीजिए। अगर आपको इसको रिवाइज करना है तो आपके पास 2 तरीके हैं रिवाइज करने के। एक, आप पूरे रेगुलेशंस को प्रायर और पोस्ट की तरह समझ सकते हो, या तो जो मैं अभी करने वाला हूं ऐसा भी समझ सकते हो। और एक वीडियो जो है वो पूरा अमेंडमेंट्स पर है। श्योर अबाउट दिस, पक्का। तो चलिए लेट अस स्टार्ट क्विकली कि क्या क्या चीजें हम इसमें कैसे कर रहे हैं और हर रेगुलेशन को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, पक्का। सो इफ यू सी यहां पर ऑल द रेगुलेशंस एंड ऑल द कंप्लायंसेस आई हैव क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। द फर्स्ट इज अ वन टाइम कंप्लायंस, द सेकेंड इज अ क्वार्टरली कंप्लायंस, the third is a half yearly compliance, the fourth is a yearly compliance, and the last one is event based compliances. Sure about this? तो चलिए अच्छी तरह से समझते हैं कि कैसे ये सब चीजें होगी। सबसे पहले वन टाइम कंप्लायंस, मतलब ये एक ही बार करना है, ये आपको कोई बार बार नहीं करना होता। तो इसमें क्या क्या आता है थोड़ा ध्यान से देखें। पहला, रेगुलेशन 6। रेगुलेशन 6 कहता है, आपने ये रेगुलेशन 6 मेरा पार्ट 1 में देखा होगा। तो पार्ट 1 में हमने इसको समझा था और वहां पर कहा था कि एक कंप्लायंस ऑफिसर की पोस्ट पर एक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना चाहिए, और जब भी आप उसको करेंगे ये आपका कंप्लायंस हो गया। जिस दिन आपकी एक लिस्टेड एंटिटी, जिस दिन आपको ये रेगुलेशन लागू होता है उस दिन आपको एक कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लायंस ऑफिसर की तरह अपॉइंट करना है। दैट्स इट, इट्स अ वन टाइम कंप्लायंस। इफ यू आर डन विथ रेगुलेशन 6 का कंप्लायंस। रेगुलेशन 7 आपका शेयर ट्रांसफर एजेंट पर था। ये भी मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में समझाया था, और इसमें ये कहा गया था कि एक तो आप, अगर आपके 1 लाख, अगर मैं डीप में जाऊं, आपके 1 लाख से ज्यादा मेंबर्स हो जाते हैं तो एक तो आप एक शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट कर लीजिए, या अगर आप इन हाउस मैनेज कर रहे हैं, आप इन हाउस अगर मैनेज कर रहे हैं तो आप लिस्टेड एंटिटी जो आप खुद कर रहे हो वो आपको सेबी की तरह कैटेगरी 2 का लाइसेंस लेना पड़ेगा कि हम लोग जो है वो शेयर ट्रांसफर की जो फैसिलिटी है वो इन हाउस ही मैनेज कर रहे हैं। अगर 1 लाख से ज्यादा हो जाता है तो आपको ये करना पड़ता है। 1 लाख से कम है तो आपको सेबी से कैटेगरी 2 का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस लेने की जरूरत या किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट करने की जरूरत भी नहीं होती। तो ये अगेन एक वन टाइम है। और रेगुलेशन 9 जो कि है प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पर, और इसमें हम देखते थे कि 2 तरह की पॉलिसी होती थी हमारी। एक होता था ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो हमें परमानेंट संभाल के रखने हैं, और ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो हमने 8 साल संभाल के रखने हैं। श्योर अबाउट दिस, पक्का। तो इस तरह से ये पूरी चीजें यहां पर आती है। ये 3 ही वन टाइम कंप्लायंसेस है,
यहां पर आप एक बार पॉलिसी बना लो, यहां पर शेयर ट्रांसफर एजेंट का लाइसेंस ले लो और एक कंप्लायंस ऑफिसर की जगह पर कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर लो एंड यू आर डन विथ योर वन टाइम कंप्लायंसेस। श्योर। द नेक्स्ट इज क्वार्टरली कंप्लायंस, मतलब ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें क्वार्टरली करनी है। तो क्वार्टरली में सबसे पहले रेगुलेशन 13 आता है विच इज इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिलेटेड। और आपको याद है कि हमें एक स्टेटमेंट बनाना है जिसमें हम ये बताते हैं कि ओपनिंग कंप्लेंट्स कितनी थी और कितनी कंप्लेंट्स आई, कितनी कंप्लेंट्स सॉल्व हुई और अभी भी क्लोजिंग में कितनी अनरिजॉल्व है। ये स्टेटमेंट हमें क्वार्टरली सबमिट करना है, क्वार्टर खत्म होने के 21 डेज के अंदर अंदर। श्योर। तो वो रेगुलेशन 13 हो गया। रेगुलेशन 27 कहता है कि आपको अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट पर एक रिपोर्ट सबमिट करनी है और वो क्वार्टर खत्म होने से 15 डेज के अंदर अंदर करनी है। रेगुलेशन 31, और रेगुलेशन 31 आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न पे था और वो कहता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के रिलेटेड आपको अगेन क्वार्टर से 21 डेज के अंदर बताना है कि आपके कितने शेयर्स किसके पास है। श्योर, पक्का। 32 रूल कहता है आपको, 32 जो था अगर आपको याद है तो ये प्रोसीड्स था। अगर आपने जो बोलकर प्रोसीड्स इशू किए, जो इशू किए थे शेयर्स और प्रोसीड्स जमा किए थे, और अगर आप उससे डिविएट करते हो, उससे वेरिएट करते हो, जिस चीज के लिए आपने बोला था उससे आप अलग यूज कर रहे हो, तो उसका स्टेटमेंट भी आपको सबमिट करना है। 33 आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे था और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिलेटेड रूल कहता है कि हर क्वार्टर का आपको जो फाइनेंशियल स्टेट रिजल्ट है वो क्वार्टर खत्म होने से 45 डेज के अंदर सबमिट करना है, ऑब्वियसली एक्सेप्ट द लास्ट क्वार्टर। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? तो यहां पर आपका ये पूरा क्वार्टरली कंप्लायंसेस कवर होते हैं। क्या क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? तो ये वन टाइम थे, ये क्वार्टरली थे। अब हम हाफ ईयरली देखते हैं। हाफ ईयरली में क्या आता है? हाफ ईयरली में रेगुलेशन 7, इसका मतलब फिर से ये शेयर ट्रांसफर एजेंट पर आ गया। तो ये शेयर ट्रांसफर एजेंट में क्या होता है, एक लिस्टेड एंटिटी को एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करना है। वो कौन साइन करता है? कंपनी की तरफ से कंप्लायंस ऑफिसर और शेयर ट्रांसफर की तरफ से उसका ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। और उस सर्टिफिकेट में सब चीजें मेंशन होती है। ये आपको हाफ ईयरली करना है और हाफ ईयर खत्म होने से 1 मंथ के अंदर आपको सबमिट करना है कि हमने शेयर ट्रांसफर रिलेटेड जो भी चीजें थी वो सही से सब कंप्लाई की है। तो हाफ ईयरली करना है, हर हाफ ईयर खत्म होने के 1 मंथ के अंदर आपको ये करना होता है। और दूसरा है एक रेगुलेशन 40, और रेगुलेशन 40 में ये कहता है कि यू हैव टू मेक श्योर कि जो शेयर ट्रांसफर जो है और या इन हाउस अगर आप कर रहे हो तो उसके रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट देना है। ये रेगुलेशन जो 40 होता था ये आपका ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन के रिलेटेड होता था और ये अगेन हाफ ईयर से 1 मंथ के अंदर सबमिट करना है। श्योर अबाउट दिस? तो आपका हाफ ईयरली कंप्लायंसेस पूरा शेयर ट्रांसफर एजेंट, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशंस पर है। अगर मैं ईयरली कंप्लायंस की बात करूं, अब मतलब साल में एक ही बार आपको करना है, तो वो क्या क्या है? तो वो है रेगुलेशन 14 में रूल कहता है कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने की जो फीस है, जो चार्जेस हैं, वो अपने साल खत्म होने से 30 डेज के अंदर अंदर पे कर देना चाहिए। ये भी हमने वीडियो पार्ट 1 वाले वीडियो में किया था। रेगुलेशन 33 की अगर हम बात करें तो रेगुलेशन 33 कहता है आपका जो एनुअल ऑडिटेड स्टेटमेंट होता है विद द रिपोर्ट, और अगर ऑडिटर ने कोई क्वालिफिकेशन रिमार्क्स दिए तो वो भी विद द मॉडिफाइड ओपिनियन, वो सारा का सारा साल खत्म होने से 60 डेज के अंदर अंदर करना है। फिर रेगुलेशन 34 में लिखा है कि ये जो एनुअल रिपोर्ट है ये आपको स्टॉक एक्सचेंज को भी सबमिट करनी है, और कितने समय में करनी है? एजीएम खत्म होने से 21 डेज के अंदर अंदर।
श्योर अबाउट दिस एवरीबडी। तो अगर आप देखेंगे ईयरली में फीस का बात आ गया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात आती है, हाफ ईयरली में आपका शेयर ट्रांसफर एजेंट्स वाला बात आता है, क्वार्टरली में आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स, आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न और आपके इन्वेस्टर ग्रीवियंस आता है, और वन टाइम में अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, टेकिंग एन अपॉइंटमेंट ऑफ शेयर ट्रांसफर एजेंट एंड मेकिंग अ पॉलिसी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये आता है। श्योर, तो हमने वन टाइम, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली कर लिया। अब ये जो लास्ट वाला रहेगा हमारा वो होगा इवेंट बेस्ड कंप्लायंस, मतलब ये हो तो कंप्लाई करो, अगर ये आपका नहीं होता तो कंप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इवेंट बेस्ड में क्या क्या आता है, तो रूल कहता है अगर समझ लीजिए आपने कोई नया शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट किया है, उसकी अपॉइंटमेंट होती है, तो रेगुलेशन 7 के तहत जब भी आप एग्रीमेंट साइन करेंगे, एग्रीमेंट साइनिंग से 7 डेज के अंदर आपको फाइल करना है। रेगुलेशन 28 कहता है आपको मेक श्योर करना है कि कोई भी सिक्योरिटी आप इशू करें, उस सिक्योरिटी को इशू अगर करते हो तो उसके पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज का इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना है। रेगुलेशन 29 की अगर मैं बात करूं तो रेगुलेशन 29 कहता है कि आपके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली हो या एनुअल हो, उसके रिलेटेड अगर कभी बोर्ड मीटिंग होती है, अगर बोर्ड मीटिंग होती है तो वो बोर्ड मीटिंग के 5 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आपकी बोर्ड मीटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए नहीं, लेकिन बायबैक, डीलिस्टिंग, फंड रेजिंग, डिविडेंड, बोनस, इन पर्पसेस के लिए होती है, तो मीटिंग से 2 दिन पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से अगर बोर्ड मीटिंग अल्ट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट और रिडेम्पशन अमाउंट के रिलेटेड होती है, तो मीटिंग से 11 दिन पहले आपको बताना है। यस, ये हमने बहुत इन डेप्थ पहले कर चुका है। रेगुलेशन 30 बताता है अगर कोई प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो ऑब्वियसली नॉट मोर देन 24 आवर्स यू शुड टेक, 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको बता देना है। अगेन शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, हर पर्टिकुलर क्लास ऑफ सिक्योरिटी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है वो भी आपको लिस्टिंग के 1 दिन पहले बताना है, लिस्टिंग से 1 दिन पहले बताना है। और रूल कहता है अगेन रेगुलेशन 31 में लिखा है अगर आपका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है फॉर एवरी सेपरेट क्लास, इसमें अगर कोई स्कीम ऑफ अरेंजमेंट होता है, तो अगर इतना ज्यादा होता है कि आपके टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर का 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल से ज्यादा होता है, तो वहां से 10 डेज के अंदर अंदर आपको बताना है। श्योर अबाउट दिस। द लास्ट इन द इवेंट बेस्ड कंप्लायंस इज 37 जैसे मैंने आपको बताया, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अगर होता है कोई लिस्टेड एंटिटी का, तो आपको मालूम है कि स्टॉक एक्सचेंज का पहले अप्रूवल लेना है, उसके बाद ही कोर्ट में सब डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है, कोर्ट बोलो या एनसीएलटी बोलो, दोनों में। 42 विच इज अगेन ट्रांसफर का रिकॉर्ड डेट का बात होता है, और रिकॉर्ड डेट जो होता है वहां से 7 डेज पहले आपको इन्फॉर्म करना है कि रिकॉर्ड डेट क्या होगी। रूल कहता है अगर वही रिकॉर्ड डेट की इंटीमेशन की अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड, तो वो है 5 डेज डिविडेंड या बोनस। रेगुलेशन 44 विथ रिस्पेक्ट टू वोटिंग, रिमोट वोटिंग, और रूल कहता है वोटिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो खत्म होने से, मीटिंग खत्म होने से 48 आवर्स के अंदर आ जाने चाहिए। और रूल कहता है रेगुलेशन 45 द लास्ट, अगर आपको अपना नाम चेंज करना है, हमने देखा था कि अगर कंपनी की एक्टिविटी अलग है और उसका नाम कुछ अलग सजेस्ट करती है तो इट इज मैंडेटरी कि वो अपना नाम चेंज करें, और नाम चेंज करने से पहले उसे स्टॉक एक्सचेंज का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। श्योर अबाउट दिस। तो अगेन मैंने पूरे रेगुलेशंस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, इवेंट बेस्ड, ईयरली कंप्लायंस, हाफ ईयरली कंप्लायंस, क्वार्टरली कंप्लायंस एंड वन टाइम कंप्लायंस। आई रिपीट, अगर आपको पूरे रेगुलेशन 1 से लेकर 48 इन डेप्थ अगर पहले स्टडी करना हो तो आई रिकमेंड कि मैंने इसके ऊपर 4 पार्ट्स बनाए हैं, 4 वीडियोस बनाए हैं, पहले आप वो वीडियोस को देख लें। Sure about this, everybody. That's it from my side. Thank you very much. अगर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.